हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज का बहुत ही मजेदार सा वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने का। अब बहुतों के मन में सवाल आएगा, सर ये तो हम लोगों ने पहले या दूसरे या तीसरे लेक्चर में ही सीख लिया था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, ये हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालने आता है, तो आज क्या नया सीखने वाले हैं? यहाँ पर बात मेथड की होने वाली है कि कौन से मेथड की एक्सपेरिमेंटली हम कौन से मेथड का यूज करते हैं बेसिकली एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो मेथड्स है ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताएगी कि इस मॉलिक्यूल का क्या मॉलिक्यूलर मास होगा या इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास होगा। अब मन में सवाल आता है कि क्या हम सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी किसी का फाइंड आउट कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मासेस हम किस किस मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट करना सीखेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक, और उस अंत तक में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किन किन ऐसे सब्सटेंसेस है या एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना आना चाहिए, और उनका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 का जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वहां पर भी बहुत बार इन सब चीजों से सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, अगर वीडियो स्लो लगे तो आप उसको 1.25 पे देख सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइए और डिटेल नोट्स बनाइए, ठीक है। और इस नोट्स का हम जो पीडीएफ है वो ऑटोमेटिकली हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा ही देते हैं, तो आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरुआत करेंगे कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि बात जब एटॉमिक मास की होगी तो बात एलिमेंट की होगी। तो सवाल है कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं नोन एज ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। इस लॉ के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, इन केस ऑफ मेटल्स, बेसिकली यहाँ पर हम मेटल्स का एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए क्या कि ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ बेसिकली आपको मेटल्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जहां पर हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हम लोग एक रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए बेटा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 6.4, और ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर? मैंने बोला इक्वल टू फिर क्यों लगा है सर, अप्रोक्सीमेट है तो आप लगभग वाला वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिंबल इक्वल्स टू का इसलिए दिया क्योंकि थ्योरेटिकली जब कैलकुलेट कर रहे हो तो एक इक्वेशन का फ्रेम होना जरूरी है, तभी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर यही जूल में होता, जूल पर ग्राम पर केल्विन में होता, तब उस कंडीशन में जो आप वैल्यू यूज करते वो 25 होता, 64 नहीं होता। अगेन अगर आपसे कोई पूछेगा ये वैल्यू एग्जैक्ट है क्या, तो मैं बोलूंगा अप्रॉक्स है। क्लियर? अब सवाल क्या है, इट शुड बी रिमेंबर दैट दिस लॉ इज एन इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड दैट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक वेट। मैंने बोल दिया आपको पहले कि यहां से जो एटॉमिक वेट का वैल्यू निकल करके आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल करके आता है, ठीक है। अब सवाल है क्या हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है? तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं बेटा। कहां पर ये नहीं लगेगा हम लोग अब इसको समझेंगे। बोलता है कि अगर एलिमेंट लाइटर है, अगर एलिमेंट लाइटर है किसके तरह, लाइक बेरिलियम, और ये तो बोरोन आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, तो यहां तो ये लॉ ऐसे भी नहीं लगेगा। बेरिलियम है, लिथियम है, इन सब केसेस में आपका ये जो लॉ है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग बराबर 6.4 एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करेंगे ये इनएक्यूरेट है कब, एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ही इसका कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हो और परफॉर्म कराने के बाद, अब सवाल है सर एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप क्या निकालेंगे, एटॉमिक वेट? नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करके उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना होता है, फिर इस फॉर्मूला में पुट करना होता है, तब जाकर के आपका एटॉमिक वेट फाइंड आउट होता है। क्लियर है? तो होता क्या लो टेम्परेचर पे, अगर आप लो टेम्परेचर पे करवा रहे हो और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हो तो उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के वैल्यू में कमी देखने को मिलती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। सवाल आता है क्यों, ड्यू टू दी क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट होने के कारण उसके वैल्यूज में कमी देखने को मिलती है। मैं हर एक चीज का रीजन बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तब आपको बड़ा मजा आएगा चीजों को समझने में। और कहाँ नहीं एप्लीकेबल है, नॉन मेटल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, और अगर कोई कंपाउंड मटेरियल है जैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह के केस में भी आप इस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो बेटा। अब सवाल है सर नोबल गैसेस में नहीं लगेगा, भाई सिर्फ मेटल के लिए एप्लीकेबल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वो भी मेटल कैसे होने चाहिए, हेवियर मेटल होने चाहिए, क्योंकि हीट कैपेसिटी हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, है ना, और लाइटर मेटल है तो वैसे उसकी दिक्कतें बढ़ जाएगी। ठीक,
आइए इससे रिलेटेड एक सवाल देखें, सवाल के द्वारा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ गई है। अब यहां पर क्या बोलता है, यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, ड्यूलॉन्ग्स और पेटिट्स लॉ का इस्तेमाल करिए और कैलकुलेट करिए उसका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, किसका, मेटल का, हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है भैया, इसके यूनिट को एक बार देख लेना यार, ये आदत क्या हो गई है ना, बहुत सारी किताबों में वो 6.4 लिख देते हैं, 6.4 लिखने से दिमाग में छप जाता है, बार बार वही वैल्यू यूज कर देते हैं। तो यूनिट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जूल पर ग्राम केल्विन में, तो आप क्या चीज से इक्वेट करेंगे, 25 से। तो आपका ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, मैं डी एंड पी लॉ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप मत लिखिएगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे पूरा लिखेंगे, ड्यूलॉन्ग्स एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, ठीक, अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, तब जाके आपको बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे। क्लियर। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ये बात को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड्स का पेपर दे तो भी आप अच्छा करें, आप मेंस का पेपर दे तो भी अच्छा करें, एडवांस का दे तो भी अच्छा करें, नीट का दे तो भी अच्छा करें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होना चाहिए, दिमाग को डेवलप करना हमारा मकसद है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दिमाग को डेवलप करने के लिए कराए जा रहे हैं, ये नहीं है कि यही सवाल आ जाएगा, हाँ इस तरीके का ही सवाल आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएगा। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी ना बेटा, तो आप किसी भी तरीके का सवाल को लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर इजी सवाल भी आएगा तो आप वहां पर अटकते हुए नजर आएंगे। क्लियर है। हाँ, इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा कवर हो, और जितने भी मेंस में टॉपिक है उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, एडवांस के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर रहे हैं, और जहां तक मुझे जाना है वहां तक लेकर के जाऊंगा। नीट के जो प्यारे बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान रखें, अगर उनको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं चैप्टर में वो सारे टॉपिक्स को डालूंगा फ्रॉम लो टू हाई। इज इट क्लियर। हाँ, आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं जो नीट के सिलेबस में नहीं, और नीट का सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस तो होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास, ठीक है ना, उनको ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, ठीक। इसीलिए इसका मकसद है मुझे टॉपिक वाइज बनाना है, नहीं तो फिर तो आप लगातार वन शॉट बना दीजिए, काम चल जाएगा। नहीं, टॉपिक वाइज एक एक चीज को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब डी एंड पी लॉ क्या कहता है, बोलता है कि एटॉमिक वेट जो होता है बेटा इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करोगे, जो कि यूनिट मैंने गौर कर लिया है, तो मैं किसके बराबर करूंगा बेटा, 25 के। मैं किसके बराबर करूंगा, 25 के। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट क्या लिखोगे बेटा, 0.12 बराबर 25 बराबर 25, और एटॉमिक वेट आपका क्या निकल करके आएगा, 25 अपॉन 0.12, 25 अपॉन 0.12। जो वैल्यू निकल करके आएगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या निकल करके आएगी, इसको ऊपर बैठा दो, 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 बार में, तो ये हो गया 6, ये हो गया 50, ये हो गया 3, ये हो गया 25, ये हो गया 625 अपॉन 3 अपॉन 3। तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा वैल्यू, 208.33 ग्राम। ग्राम लिख दो चाहे ग्राम पर मोल लिख दो, बात एक ही है। यहाँ जो वेट निकल के आएगा वो ग्राम में ही आएगा, और एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम उसे ही हम 1 मोल का वेट भी कहते हैं। दोनों ही बातें सही है। क्लियर है। तो इस पे इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता था यहाँ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं 25 यूज नहीं करता, मैं क्या यूज करता, 6.4। इसलिए मैंने आपको दोनों डेटा बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, मतलब 2 से 3 मेथड पढ़ेंगे, और हर एक मेथड का एक अपना स्पेशलाइजेशन है ना। उसके स्पेशलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। पहला है आपका विक्टर मेयर मेथड, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो वोलाटाइल हो। अब यहाँ पर वर्ड आता है वोलाटाइल। वोलाटाइल हम किसको कहते हैं बेटा, हम वैसे सब्सटेंस को वोलाटाइल कहते हैं जो कि गैस में परिवर्तित होना चाहता है। दे हैव द टेंडेंसी टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। उसकी चाहत किस में है, उसकी चाहत है गैस में बदल जाने की। जैसे पेट्रोलियम की बात करूं, वो गैस में बदलना चाहता है, वो कैसा सब्सटेंस है, वोलाटाइल है। कैम्फर का बात करूं, वो वोलाटाइल सब्सटेंस है। इज इट क्लियर। अब यहां पर क्या होता है, जो भी आपने वोलाटाइल सब्सटेंस लिया है उसका मास आपको नोन होना चाहिए। तो जो भी आप वोलाटाइल सब्सटेंस को लेकर के एक्सपेरिमेंट कराने जा रहे हैं बेटा, उसका मास आपको पता होना चाहिए। अब सवाल है सर मास कैसे पता चलेगा, हम वे कर लेंगे उसका वेइंग मशीन का यूज करके उसका सब्सटेंस का वेट निकाल लेंगे। उसको किस में डालेंगे, हॉफमैन बॉटल में डालेंगे। किस में डालेंगे, हॉफमैन। ये सब पॉइंट टू बी नोटेड है,
है ना। ये सारे पॉइंट्स टू बी नोटेड है। और उसको फिर वेपोराइज करेंगे। कैसे वेपोराइज करेंगे? उस हॉफमैन बोतल को किस में पुट कर देंगे? इन अ विक्टर मेयर्स ट्यूब। विक्टर मेयर्स ट्यूब में उस हॉफमैन बोतल को डाल करके नीचे आग लगा देंगे। आग लगाने से क्या होगा बेटा? वेपोराइजेशन होगा, और वो जो वेपर वहां से निकलेगी वो जाएगी कहां पर? वो जाएगी बैरोमीटर में। वो जाएगी बैरोमीटर में। किस में जाएगा बेटा? बैरोमीटर में जाएगा। क्लियर है क्या? बैरोमीटर में जाएगा। ठीक, बैरोमीटर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर मरकरी वगैरह फिलअप होता है और यहाँ से बैरोमीटर की रीडिंग आती है। ठीक है, बैरोमीटर बेसिकली कब यूज किया जाता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने में मदद करता है। ठीक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो होता क्या, वो जो वेपर जाएगा ना वहां से उस मॉइस्ट एयर को हटा देगा। मॉइस्ट एयर, नमी को हटा देगा। नमी को हटा देगा तो भैया होगा क्या? जो भी प्रेशर का रीडिंग आ रहा था उसमें से मैं क्या करूंगा? मॉइस्ट एयर के प्रेशर को एलिमिनेट कर दूंगा। और मॉइस्ट एयर के प्रेशर को ही हम केमिस्ट्री के भाषा में, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक भाषा में, एक्वस टेंशन भी कहते हैं। एक्वस टेंशन वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। एक्वस टेंशन क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर of moist air. It is the vapor pressure of moist air. Clear? फिर आप उसको हटा दोगे, बैरोमीटर का रीडिंग लोगे, और वो भी कब लोगे ये बात याद रखिएगा। एट रूम टेम्परेचर जनरली हम इसको अप्लाई करते हैं। कोई पूछेगा विक्टर मेयर मेथड को कब आप करवाते हो, क्या कंडीशंस होना जरूरी है? तो टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? और जो प्रेशर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक, और फिर हम लोग रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग लेके हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। अब सवाल है सर कैसे निकालते हैं? वो सारी बातें हम करेंगे, पहले हम चीजों को समझ ले। एक्सपेरिमेंट होता कैसे वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको सेटअप के द्वारा भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर हॉफमैन बोतल है। हॉफमैन बोतल को किस में रखा गया? इस विक्टर मेयर ट्यूब के अंदर में रखा गया है। नीचे से आग लगा दिया गया है। आग लगाने के कारण जो कि ये वोलेटाइल सब्सटेंस को फाइंड आउट, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने का काम करता है बेटा, बताया। तो वो क्या करेगा? उस सब्सटेंस को गैस में या वेपर में कन्वर्ट कर देगा। जब उसको गैस या वेपर में कन्वर्ट कर देगा तो वो गैस और वेपर कहाँ जाएगा? बैरोमीटर में जाएगा। वो कहाँ मूव ऑन करके जाएगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। वो कहाँ मूव करके जाएगा? वो बैरोमीटर में मूव करके जाएगा। और भी कलर चेंज कर लूँ क्या? ठीक है, डार्क थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, ये विक्टर मेयर ट्यूब है, ये आपका हॉफमैन बोतल है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर कॉपर का जैकेट लगा हुआ है। ये हॉट वेपर बाहर निकल के बैरोमीटर में जाता है, और यहाँ पर जो मॉइस्ट एयर है, जो मॉइस्चर, नमी प्रेजेंट है, उस नमी को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस दी है। ठीक, और बैरोमीटर क्या करेगा? वहां से रीडिंग लेगा। रीडिंग लेने से हमको प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा। वहां पर प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब एक सवाल इसमें करते हैं कि सवाल कैसे बनाते हैं ना। अब सुनो यहां पर क्या क्या आपको पता चलेगा। आपको बैरोमीटर से क्या पता चल जाएगा? मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, या इसको आप जी के भी लिख लो मेरे भाषा में। ज्ञान की बात जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, वो कौन कौन सी ज्ञान की बात है जो आपको याद होना चाहिए। बैरोमीटर जो रीडिंग देगा, बैरोमीटर रीडिंग से आपको क्या पता चलेगा? बैरोमीटर रीडिंग से क्या पता चलेगा? प्रेशर के बारे में पता चलेगा। बैरोमीटर रीडिंग से पी के बारे में पता चलेगा। क्लियर? प्रेशर के बारे में पता चलेगा। ठीक, और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस किया है वो आपको कहां से पता चल जाएगा? V से। टेम्परेचर आपको पता होगा किस टेम्परेचर पे आप करवा रहे हैं। ठीक, आपको T भी पता होगा, और अगर T डिग्री सेल्सियस में दिया है तब आप कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, और अगर केल्विन में दिया तब तो कोई बात ही नहीं। तो हमको टेम्परेचर किस में चाहिए? केल्विन में चाहिए। अब बोलेंगे सर ये सारी डेटा को यूज करके करेंगे क्या? करेंगे बेटा, PV इज इक्वल्स टू NRT का इस्तेमाल करेंगे। PV इज इक्वल्स टू NRT। आपको पता है क्या ये क्या है? ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है बेटा? ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है? अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपको T पता है, V पता है, P पता है, क्या मोल्स नहीं फाइंड आउट कर लोगे? और मोल्स अगर पता चल गया, ये मोल्स आपको क्या चीज का देगा? उस वेपर का देगा। वो वेपर किसका है? वो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर है। तो यहां से मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल जाएगा। यहां से मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल जाएगा। आर का वैल्यू आपको पता है, दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट।
जिसकी वैल्यू आई होप मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाले उस वाली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। इसी मोल कॉन्सेप्ट का जो आपका प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिलेगा। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बता रखा है, क्या है, क्या क्या चीज क्या है और आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। क्लियर, ठीक। अब उसका होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो ये आइडियल गैस हो गया, ये इक्वेशन पता चल गया, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है। अब इसमें बहुत बार दिक्कत क्या आती है, सवालों में एक्वस टेंशन वर्ड यूज कर देता है, एक्वस टेंशन दे दिया। तब आप जब भी सवाल में, मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ठीक है, क्या पता पीछे वाले क्वेश्चन में ज्यादा जगह ले रहा हो तो मुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जब भी आप यूज करेंगे, तो जब भी, मैं एकदम इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन की चर्चा की जाएगी, जब भी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन की बात होगी या क्वेश्चन में गिवन होगा, या क्वेश्चन में गिवन होगा, या आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ज्ञान की बात के तौर पे यहां लिखवा दे रहा हूं, इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। या गिवन होगा तो डोंट अप्लाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी डायरेक्टली। आप यहां पर पी का वैल्यू में क्या करेंगे, पी माइनस एक्वस टेंशन, पी माइनस एक्वस टेंशन करेंगे, पी माइनस एक्वस टेंशन करेंगे। क्या करेंगे, पी माइनस एक्वस टेंशन। ये आपको बैरोमीटर के रीडिंग से पता चल जाएगा, या गिवन होगा प्रेशर, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पर पी का वैल्यू को पुट करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो एक्वस टेंशन को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलेंगे सर हमको एक्वस टेंशन कैसे पता चलेगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर बदलेगा तभी इसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक। एक्वस टेंशन क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी वाटर वेपर, वाटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, वाटर वेपर, ठीक। वाटर वेपर का वेपर प्रेशर को ही हम साइंटिफिक वर्ड्स में एक्वस टेंशन कहते हैं। और जो कि ये गैस के लिए एप्लीकेबल है, फॉर्मूला वेपर्स के लिए नहीं लगाते हैं, तो हमको उस वेपर प्रेशर को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, तो आपको प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, या आप कह सकते हो वो पता चलेगा। आप उसको यहाँ पर पुट करेंगे और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हैं। तो एक्वस टेंशन वाला बात ध्यान रखना, अगर सवाल में एक्वस टेंशन दिया तो पी में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं दिया है तब कोई बात नहीं, हम ये मान के चलेंगे वहां पर एक्वस टेंशन 0, ठीक है, ये मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। तो मैं हर एक कंडीशंस को यहां पर लेकर के आपको चल रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात आपसे करें, नेक्स्ट बात करें कि यहां पर जो सवाल है वो क्या है। अब आते हैं सवाल में, बोलता है इन अ विक्टर मेयर एक्सपेरिमेंट, एक विक्टर मेयर का एक्सपेरिमेंट कराएगा जिसमें 0.15 ग्राम ऑफ अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड, ठीक। अब आपको क्या पता चल गया, वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना पता चल गया बेटा, 0.15 ग्राम, ठीक। बोलता द वेपर डिस्प्लेसेस 40 ml ऑफ एयर, कितना एयर को डिस्प्लेस किया वो इंपॉर्टेंट है, वही वी को हम लोग यूज करेंगे, वही वी को यूज करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा होगा वी क्या है, कितना एयर डिस्प्लेस किया है, उस वेपर के जाने से बैरोमीटर के ऊपर से हवा कितनी निकल गई है, वही हमको यूज करना है, वही हमको यूज करना है। तो यहाँ पर वी की वैल्यू क्या आ गई, 40 ml। और एक बात याद रखिएगा, यूनिट्स बहुत याद रखिएगा, यूनिट्स बहुत याद रखिएगा। अगर आपने पी एटीएम में लिया है तो वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए, लीटर में। और अगर आपने पी पास्कल में लिया है तब आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर खेला हो जाता है, इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन का एक शॉर्ट्स भी बना रखा है। उस शॉर्ट्स को आप देखिए, उस शॉर्ट्स के जितने भी यूनिट कन्वर्जन उसको कॉपी में लिखिए और उस कॉपी में लिख करके डेली रिवाइज करिए। अरे कहीं पर भी जा रहे हो एक बार शॉर्ट्स देख लो ना यार, शॉर्ट्स में कितनी प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूँ आपको, रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। स्टाइकियोमेट्री में कहीं पर भी सवाल आएगा, अटकने में बनेगा नहीं, आपको धड़ल्ले से सवाल बना के निकल जाएंगे, ठीक है। आइए फिर मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, बार बार क्या करूं, जीवन है, आगे बढ़ने का नाम है, मैं भी आगे बढ़ रहा था, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर हम लोग वार जबरदस्त करेंगे। वॉल्यूम 40 ml दे दिया, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, लीटर में। कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1000 से डिवाइड देके क्या हो जाएगा, 0.040 लीटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब यहाँ पर फिर से ये यार बार बार क्या करूं, ये माइक है ना थोड़ा सा परेशान करते रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो,
परेशानी ऐसे ही आएगी तुम्हारे जीवन में भी, तुमको डिस्ट्रैक्ट करने को, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सवाल बनाना अपने को। आप बात करें यहाँ पर क्या बोलता है, टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर कितना दिया बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या बोला, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में, केल्विन में होना चाहिए। तो क्या करेंगे 273 प्लस 27 कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। बोलो कोई दिक्कत की बात है, पहले डेटा को लिख लेंगे अच्छा से, क्या कह दिया, एंड 740 mm ऑफ Hg प्रेशर, प्रेशर दे दिया कितना बेटा 740 mm ऑफ Hg। अब आप इसको अगर ATM में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 740 अपॉन 760 कर देंगे, यहां से ये प्रेशर किस में बदल जाएगा, ATM में। ये सारी बातें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर एक मुख्य बात क्या निकल के आया, कहीं पर एक्वस टेंशन का जिक्र हुआ है क्या, कहीं पर भी एक्वस टेंशन का जिक्र भी हुआ है क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं, नहीं हुआ है। तो मैं इसी P को PV इज इक्वल्स टू NRT में पुट कर दूंगा। अगर एक्वस टेंशन का जिक्र होता या वैल्यू दी गई होती तो मैं एक्वस टेंशन को सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती P की वो मैं पुट करता PV इज इक्वल्स टू NRT में। तो अब हमारा इक्वेशन क्या कहता है, हर दिल कुछ कहता है, इक्वेशन क्या कहता है, PV इज इक्वल्स टू NRT। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, मोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे निकालूंगा, P की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा 740 अपॉन 760, ये ATM में है, वॉल्यूम में क्या लूंगा 0.040। ऑब्वियसली ये किस में है, ATM में, वॉल्यूम लीटर में, तो मैं इस यूनिट का यूज करूंगा। देखो यहाँ दे भी दिया है यूनिट, ये मोल्स रहने दो, ये 0.0821 आ जाएगा। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि लीटर ATM मेरा सब कुछ वही यूनिट में है जिस यूनिट में इस कांस्टेंट का वैल्यू हमको गिवन है, इनटू टी क्या पुट कर देंगे 300। तो यहां से मेरा मोल्स क्या निकल करके आ जाएगा 740 इंटू 0.040 अपॉन 760 इंटू 0.0821 इंटू 300। ये मोल्स निकल करके आ गया। अब यहां से जो मोल्स आपका निकल करके आएगा वो लगभग क्या आएगा, अब इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, इट्स योर जॉब, ठीक है। इसका लगभग जो वैल्यू आती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ 0.00158, 0.00158। क्लियर, यहां से मोल्स आ गया, मोल्स आ गया। बोलेंगे सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन आता है क्या एग्जाम में, आता है बेटा, इसलिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। आपको खुद करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है, तभी आपका एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो पाएगा। अब अगर हमसे कोई पूछेगा मोल का क्या फॉर्मूला है, तो गिवन वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में, ठीक है। तो मोल्स आपका कितना है 0.00158 मोल्स, और गिवन वेट आपका कितना है देखना जरा 0.15 ग्राम। तो यहां पर क्या लिख दोगे 0.15 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको तो मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करना था। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, अरे बोल दो ना जरा, कैलकुलेट करके बता दो ना जरा, 0.00158। इसको कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 94.94 ग्राम के आसपास आएगा, 94.94 ग्राम के आसपास निकल के आ जाता है। क्लियर है क्या। तो दिस इज विक्टर मेयर मेथड या विक्टर मेयर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मेथड का यूज किसके लिए किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा, सिल्वर सॉल्ट मेथड का यूज ऑर्गेनिक एसिड के लिए किया जाता है। क्लियर। होता क्या, पहले जो भी आपको ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, उसका पहला काम तो वजन ले लो। वजन लेने के बाद उसको डिसॉल्व कर दो वाटर में। तो अ नोन मास ऑफ द एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। फिर क्या करना है, उसको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट कराना है। इसके कारण क्या बनेगा, आपका सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके कारण क्या बनेगा, सिल्वर सॉल्ट का। फिर जो सिल्वर सॉल्ट बना है उसको सेपरेट करना है, ड्राई करना है, वेट करना है। इसका भी आप वेट चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं काम आ जाए क्या पता। लेकिन इसका वेट कैसे करोगे, ये तो पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा ना, यहाँ पर पीपीटी बनेगा। इस पीपीटी को पहले फिल्टर कर लेंगे, ड्राई करेंगे, फिर वेट करेंगे। ड्राई हो गया उसके बाद और हीट करेंगे, इग्नाइट करेंगे, ताकि आपको जो पीपीटी है सिल्वर सॉल्ट का नहीं बल्कि Ag का मिल जाए, बल्कि Ag का आपको पीपीटी यहां मिल जाए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आपको क्या करना है, फिर उस Ag का वेट निकाल लेना है। ये वेट को आपको वे करके निकालना। वे करने का मतलब
एक्सपेरिमेंटली निकालना। क्लियर। अब मजेदार बात क्या समझना, यहां पर जो है एसिड वो दोनों तीनों प्रकार के हो सकता है वो मोनो एसिडिक हो, लेट सपोज HA हो, ठीक। तो कैसे सोचेंगे, है ना, कोई फॉर्मूला रटना नहीं, किताबों में इसका फॉर्मूला वगैरह भी बताया जाता है, किताबों में इसका फॉर्मूला वगैरह भी बताया जाता है। 108 इंटू W/X माइनस 107 या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। नहीं, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी तो हम लोग अपना दिमाग लगा ही लेंगे, भगवान की कृपा से हमारे पास है दिमाग, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, HA है, इसका आपने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना देगा, कौन सा सॉल्ट बना देगा, AgA, और इस AgA से क्या बनेगा, AG। क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये बात को समझना है अपने को, इसी बात को तो समझना है। अब इसकी बेसिसिटी कितनी, इसकी बेसिसिटी कितनी, ये मोनोबेसिक एसिड है, ये मोनोबेसिक एसिड है, मैंने मोनोबेसिक एसिड लिया। अब बोलेंगे सर मोनो नहीं होता तो क्या होता, वो भी बात करेंगे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग छोड़ेंगे, सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि भैया हमने पढ़ा है, आयुष सर से पढ़ा है, अच्छा से पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। मजा आएगा ना तो बताना यार, मेरा जो मेहनत है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना यार, हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, एकदम मस्त तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को आपके लिए परोस के रख दे रहा हूँ। तो अगर ये मोनोबेसिक एसिड है तो क्या होगा, मोनोबेसिक मतलब एक H+ ही दे सकता है, इसकी औकात एक H+ देने की है, और ये एक H+ दे सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या बना, AgA, और उससे क्या बना, Ag। इसका मतलब इसका एक मोल से इसका एक मोल AgA बना और इसका भी एक मोल बना। अब सवाल में हो सकता है, सवाल में दोनों बातें हो सकती है, हो सकता है आपको Ag का वेट दिया हो या फिर AgA का दिया हो, किसी का भी वेट दे दे, आपको ये रिलेशन पता चल गया कि आप स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा दोगे। मान लो Ag का वेट दिया है, लेट सपोज, मैं बोल रहा हूं लेट सपोज Ag का वेट दे दिया, Ag का वेट दे दिया, Ag वेट इज X ग्राम, क्या कर दोगे, क्या यहां से मोल्स नहीं निकाल लोगे, मोल्स ऑफ Ag X/108 ग्राम। अब बोलेंगे सर हमको तो वेट ही याद नहीं है, अरे बेटा शॉर्ट्स दिया हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक वेट याद कर लो, काम आएगा, ठीक। यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ Ag पता चल गया। लेट सपोज इस मोल्स ऑफ Ag को मैं Z लिख दूं, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा इस Z मोल ऑफ Ag को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ऑर्गेनिक एसिड का जरूरत पड़ेगा, तो एक मोल के लिए एक मोल, तो Z मोल के लिए Z मोल चाहिए एसिड। अब मोल्स ऑफ एसिड निकल गया, क्या बोलना है या ना, यस निकल गया। तो मोल्स ऑफ एसिड आपका क्या हो गया, Z। तो क्या मैं इस मोल्स ऑफ एसिड को गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर सकता हूं क्या, बोलेंगे यस सर। बोलेंगे गिवन वेट कैसे निकालेंगे, अरे भैया पहले ही बोल दिया, नोन मास ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड। ए नोन मास मतलब एसिड का तो वेट हमको देना ही पड़ेगा, मॉलिक्यूलर भले मत दो भैया, जो सैंपल यूज करे उसका वजन लोगे कि नहीं, कि बिना वजन लिए एक्सपेरिमेंट करा दोगे, तो भैया नोन वेट तो लेना पड़ेगा। अब W पता, Z पता, क्या मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकल जाएगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी तरीके से सिल्वर सॉल्ट मेथड का यूज करते हैं। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं, सर अगर डाई बेसिक होता तो, और अगर ट्राई होता तो, मैं डाई का बता रहा हूं, ट्राई में भी यही फंडा अपनाना है। अब मान लो ठीक है भैया, मान लिए तुम्हारी कहना कि बेटा डाई बेसिक एसिड दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन क्या होता, Ag2A, Ag2A। क्लियर। अब इस Ag2A में आप हीट करते, यहां से कितने मोल Ag का बनता, 2 मोल से Ag का बनता। कितने मोल से Ag का बनता, 2 मोल। अब लेट्स सपोज अगेन मेरे को ये मोल्स पता है Ag का Z, अब मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा, इसका 2 मोल बना किससे, इसके 1 मोल से और इसके 1 मोल से। तो अगर इसका Z मोल बनाना है तो एसिड का कितना मोल लाना होगा, 1/2 इंटू Z मोल, 1/2 इंटू Z मोल। अगर ये ट्राई बेसिक एसिड होता तो 3 मोल हो जाता, तो 1/3 इंटू Z। टेट्रा होता तो 4 हो जाता, 1/4 इंटू Z। पेंटा होता तो 5 मोल हो जाता, 1/5 इंटू Z। समझ गए। तो कुल मिला के अगर आपको मोल ऑफ एसिड पता चल गया तो मोल का फॉर्मूला बेसिक लगा देना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहां से आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फंडा। क्या आया समझ में सिल्वर सॉल्ट, आया है ना बेटा, कमेंट में जरूर लिखना यार, मोटिवेशन मिलता है ना।
मोटिवेशन मिलता है और काम करूं आपके लिए, और मजेदार मजेदार चीजें आपके लिए लेकर के आऊं। ठीक है, शॉर्ट्स को प्यार मिल रहा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है यार। लॉन्ग को भी प्यार करो, लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों को बहुत प्यार दो। आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, और जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो देश तो आगे बढ़ेगा। क्लियर? आइए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। क्या बोलता है? इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सिल्वर सॉल्ट मेथड, बोलता है 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सॉल्ट। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कितना दे दिया बेटा? 0.25 ग्राम। लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ो। द सिल्वर सॉल्ट व्हेन डिकम्पोज यील्ड्स 0.216 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। 0.216 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर, मतलब वेट ऑफ एजी भी दे दिया है। कितना? 0.216 ग्राम। क्या यहां से मोल्स ऑफ एजी निकाल सकते हैं? फटाफट निकाल लो। 0.216 अपॉन 108, इसको हटा दो, नीचे 1000 लगा दो, इसको काट दो 2 बार में, क्या जाएगा? 0.002 मोल्स। ये एजी प्रोड्यूस हुआ है, और ये बातें कहाँ लिखी हुई है? गिवन है। ये सारी बातें आपको गिवन है सवाल में, ये सारी बातें गिवन है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक। आगे क्या बोलता है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, और वो एसिड कैसा? मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक करने का मतलब फ्रॉम 1 Ag प्लस सॉल्ट पर मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल Ag तब बनेगा जब एसिड का 1 मोल लोगे। अभी हम लोगों ने सीखा है, लेट सपोज मोनोबेसिक के लिए तो मैं Ha ले रहा हूं, इसको आपने AgNO3 में डाला, क्या बनाएगा? AgA। पता नहीं एसिड कौन है, इसलिए HA लिया। इसको और हीट करोगे, यहां से Ag बनेगा। कितना मोल बनेगा? एक ही मोल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका बेसिसिटी कितना है? 1। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसके 1 मोल को बनाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 0.02 मोल बनाने के लिए एसिड का कितना मोल चाहिए? 0.02 मोल एसिड का चाहिए। क्लियर है क्या फंडा? क्या एसिड का आपको मोल पता चल गया? क्या मोल पता चल गया? लगा देना भाई, फॉर्मूला लगा दो ना मोल का। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों किस में लेना है? ग्राम में। दोनों किस में लेना है? ग्राम में। और इसका मोल कितना हो गया? 0.002 मोल्स। वेट गिवन वेट कितना है? 0.25 ग्राम अपॉन m। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25 अपॉन 0.002 ग्राम पर मोल। इसको हटा दो, 10 टू द पावर 3, इसको हटा दो, 10 टू द पावर 2, ये और ये कट गया, और ये भी कट गया 5 टाइम्स में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 125 ग्राम पर मोल। क्या सिल्वर सॉल्ट मेथड आया आपको समझ में? क्या सिल्वर सॉल्ट मेथड आया आपको समझ में? क्या है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं नई कहानी की ओर। नई कहानी आपके लिए एकदम तैयार खड़ी, एकदम ताजा ताजा। क्या है? अब आपको क्या लेना? प्लैटिनिक क्लोराइड मेथड। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता? फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक बेस। अगर आपको ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे? प्लैटिनिक क्लोराइड मेथड। क्लियर? ए नोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक बेस, अगेन ऑर्गेनिक बेस जो भी जिसका मास निकालना उसका गिवन वेट आपको पता होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे? आप उसको वजन करके ही एक्सपेरिमेंट में डालेंगे ना भाई, कि जितना मन करेगा उतना डाल देंगे, पता ही नहीं, कोई फायदा नहीं। इज अलाउड टू रिएक्ट विथ क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड क्या है? H2PtCl6। H2PtCl6। अब यहां पर थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा लफड़ा। इस H को हटा दो, यहां से इस H को हटा दो, क्या बनेगा? B2PtCl6। B2PtCl6, यहां से भी H को हटा दो, ये थोड़ा सा लफड़ा है। B2PtCl6 क्या बोलता? इन कंसंट्रेटेड HCl, किस में डालेंगे? कंसंट्रेटेड HCl में डालेंगे, टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्लैटिनिक क्लोराइड, ताकि इनसॉल्युबल प्लैटिनिक क्लोराइड बन सके। द प्रेसिपिटेट ऑफ प्लैटिनिक क्लोराइड, जो ये प्रेसिपिटेट बना प्लैटिनिक क्लोराइड का, इसको ड्राई करो, फिल्टर करो, वेट करो, W ग्राम आ गया, उसको इग्नाइट करो, आग लगा दो, आपको प्लैटिनम एज अ PPT मिल जाएगा। और इसका वेट अलग से ले लेना है, इन दोनों का वेट लेके रखो।
हो सकता है सवाल में इसका वेट दे दे, इसके मोल से बना देना, इसका वेट दे दे, इसके मोल से बना देना। कहानी समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है द रेसिड्यू लेफ्ट इज प्लैटिनम विच इज अगेन वेड, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इज देन कैलकुलेटेड बाय नोइंग द, भाई मास पता चल गया, इनका मोल पता चल जाएगा, मोल का यूज करके तो हम पूरा कहानी को बदल के रख देंगे, पूरे कहानी को बदल के रख देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। आओ थोड़ा शांति से कुछ बातें सीख लो, कुछ बातें ज्ञान की सीख लो, जिसको हम प्यार से कहते हैं ज्ञान की बात। अब चर्चा होगी ज्ञान की बात पर, अब चर्चा होगी ज्ञान के बात पर। ज्ञान की बात क्या कहता है, अब ध्यान से सुनना। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको H2PtCl6 नजर आएगा, ये भी प्लैटिनम का क्लोराइड है, या मैं डायरेक्ट कह सकता हूं P2Cl6 2 माइनस है, ठीक है, ऐसा भी कह सकता हूं PtCl6 2 माइनस है। क्लियर। अब हो सकता है आप बेस का रिएक्शन इसके साथ करा रहे हो और बहुत जगह पर PtCl4 माइनस मिल जाएगा, ठीक है, PtCl4 माइनस भी मिल जाएगा। ये दोनों बातें सेम है। कहीं पर अगर कुल मिला के ये भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम बना करके देगा और ये भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम बना के देगा। क्लियर। अब मजेदार बात क्या, ध्यान से समझना, ध्यान से बस मोल को समझना। मोल को समझोगे तो कहानी हो जाएगा तुम्हारा, मोल को समझोगे तो कहानी बन जाएगा। और ये भी आपको हीट करने पर क्या देगा, Pt ही देगा, ये भी आपको हीट करने पर Pt ही देगा। यहाँ Pt एक ही मोल बनना है, यहाँ Pt एक ही मोल बनना है। मजेदार बात क्या है, जब आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो बनेगा B2PtCl6, और जब आप इसके साथ ट्रीट कराओगे तो यहां पर एक ही बेस रिएक्ट करेगा। ठीक। अब बोलेंगे सर ये बेस क्या है, तो आप इसको BOH ले लो। अब BOH ले लिया, इसका क्या मतलब है, BOH ले लिया इसका मतलब ये मोनो एसिडिक बेस है। ये क्या है, ये मोनो एसिडिक बेस है। मैं क्या समझाना चाहता हूं समझो, जो एसिड में समझो वो यहां भी समझो। तो कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो किताबों का फॉर्मूला रटते रह जाओगे, सवाल नहीं बनने वाला। ठीक। यहां से क्या पता चल रहा है, इसका कितना मोल चाहिए होगा, इसका जरूर 2 मोल चाहिए होगा, तभी यहाँ B2 आ सकता है। मतलब यहां पर कहानी क्या बन रही है कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर क्या कहानी बन रही है, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो आ रहा है क्या, बात समझ लो, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब सवाल है कि सर अगर ये डाई बेसिक होता तो, अगर ये BOH का होल ट्वाइस होता तो, इफ इट विल बी डाई बेसिक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये डाई बेसिक है तो कहानी में कहां मोड़ आएगा, मोड़ कहानी में कहां आएगा, अगर आप PtCl6 वाले के साथ करा रहे हो, PtCl4 वाले के साथ करा रहे हो, यहां क्या बन जाएगा, यहां अब ये डाई बेसिक हो गया तो इसको तो 2 चाहिए था, तो ये बना देगा BPtCl6। यहां से आपको Pt मिल ही जाएगा, यहां से आपको Pt मिल जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा BPtCl4 ट्वाइस, और कब क्या मिलेगा Pt, तब क्या मिलेगा Pt। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या समझना, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल, सॉरी इसके 1 मोल, यहां पर 1 मोल बना, इसका भी 1 मोल बना, और ये कितना के मोल से बना, इसके 1 मोल से ही बना। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, 1 B चाहिए था, ये एक बेस 1 B प्रोवाइड कर सकता है, 1 B प्लस। यहां पर 1 मोल बना, लेकिन अब ये यहां कितना हो गया 2, इसका 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहा है। बस ये बेसिक आना चाहिए ना, ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ट्राई बेसिक होगा तब उसी हिसाब से रिएक्शन लिखेंगे, टेट्रा होगा तो उसी हिसाब से लिखेंगे, ये बेसिक रिएक्शन आना चाहिए। और अगर ये आता है तो अगर आपको इसका वेट पता चल जाए, चाहे इसका मोल पता चल जाए, और उसके बेसिस पे आप बेसिस का मोल फाइंड आउट कर सकते हो। बेस का मोल एक बार फाइंड आउट हो गया तब उसका वेट को भी फाइंड आउट करने में देर नहीं लगाएंगे, फटाफट आपका वहां से निकल आएगा। क्लियर। तो आपको कुल मिला के क्या पता है, ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए। मैं कैसे लिख रहा हूं, बैलेंस करना है भाई, आसानी है, बैलेंस करना है। 2 B है तो यहाँ 2 लगाओगे ना यार, यहाँ 1 ही B का जरूरत पड़ा तो 1 ही लगाएंगे। मोनो एसिडिक था, अगर ये डाई हो जाता तो ये BOH का होल ट्वाइस आ जाता।
अब BOH का होल ट्वाइस आ गया, तो इसके ऊपर तो 2 प्लस है, इसके ऊपर 1 माइनस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा 2 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल को 2 मोल की आवश्यकता है, और उससे 1 मोल ये बना और 1 मोल ये बना, ये रिएक्शन आना चाहिए। बाकी तो स्टोइकियोमेट्री है जो अभी तक हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल क्या बोलता है, यहां पर बोलता है इन अ प्लैटिनिक क्लोराइड मेथड एक्सपेरिमेंट 0.30 ग्राम ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक बेस इज यूज्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस कितना दे दिया, 0.30 ग्राम, और क्या दिया हुआ है, was treated with platinic chloride solution the resulting orange yellow crystalline, ये सबसे डरना नहीं है, orange yellow crystalline platinic chloride complex is formed। आपको प्लैटिनिक कॉम्प्लेक्स का वेट दे दिया है, मैं बोला ना, हो सकता है प्लैटिनम का दे दे, हो सकता है प्लैटिनिक कॉम्प्लेक्स का दे दे। उसी तरीके से सिल्वर सॉल्ट मेथड में हो सकता है Ag का दे दे, और ये भी हो सकता है जो सिल्वर का सॉल्ट बना Ag है उसका वेट दे दे, कुछ भी दे सकता है। वो कितना दे दिया, 1.20, 1.20। क्लियर, बोलता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक बेस अज्यूमिंग दैट द बेस इज मोनोबेसिक, assuming that the base is monoBasic forms 1 mole of platinic chloride। एकदम लिख भी दिया, मोनोबेसिक है, और वो कितना प्लैटिनिक क्लोराइड बना रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स, 1 मोल प्लैटिनिक क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स 1 मोल बेस से बनेगा, ऐसा साफ साफ यहाँ लिख दिया। और आपको क्या दे दिया, प्लैटिनिक क्लोराइड का बेस, ये भी दे दिया। अब सवाल है कि सर वो जो बी बनेगा वो क्या, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, ये जो वेट है ना, ठीक है, ये प्लैटिनिक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का दिया, PTCl4 माइनस का दिया है ना। यहाँ गलती क्या होता है ना, देखो यहाँ गलती क्या समझते हैं, जब कॉम्प्लेक्स की बात होती है ना, तो ये है कॉम्प्लेक्स, ये तो PPT बना देगा ना, ये है कॉम्प्लेक्स, ये तो PPT बना देगा ना, ये कॉम्प्लेक्स है, तो वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स देने का मतलब इसका वेट दे दिया, इसका वेट दे दिया, इसका वेट दे दिया, इसका वेट दे दिया, ये बात समझो। क्लियर, ये बात समझो। तो यहां पर क्या आएगा, वेट ऑफ पीटी कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो मोल्स ऑफ पीटी कॉम्प्लेक्स निकल के आ जाएगा, कितना निकल करके आ जाएगा बेटा, 1.20 अपॉन 336, यहां से आपको क्या आ जाएगा, मोल्स, वो कितना निकल के आएगा, 0.00357। बोलेंगे सर कैलकुलेट आप कर लीजिएगा घर पे आराम से, आपके पास पेन पेपर होगा, रोक करके कैलकुलेशन कर लो। तो यहां से मोल्स ऑफ पीटी कॉम्प्लेक्स निकल गया। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, 1 मोल बेस से 1 मोल पीटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो 0.00357 मोल से पीटी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितना मोल बेस चाहिए, तो 0.00357 मोल किसका चाहिए बेटा, बेस का चाहिए। क्लियर है क्या? अब बेस का मोल पता चल गया, तो मोल्स ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बेस किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और हमको यही तो मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करना था, इसी मॉलिक्यूलर वेट को तो फाइंड आउट करना था। मोल्स ऑफ बेस हमको पता है कितना है, 0.0357, और वेट ऑफ बेस पता है 0.30, और मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, 0.30, और इस ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे, ये वाला इधर आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 0.00357। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिवाइड देना, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो 84 ग्राम पर मोल के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो आई होप आपको समझ में आएगा सवाल को कैसे सॉल्व करना है, रटना नहीं है। किताबों में जब ये मेथड्स को समझाया जाता है तो वो एक कैलकुलेशन आपको निकाल करके दे देते हैं, और वो कैलकुलेशन के लास्ट का जो रिजल्टेंट वैल्यू उसको याद करने पड़ता है, तो आपको वो याद नहीं करना। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने आज 4 चीजें सीखी। पहला ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, वो किसके लिए हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, पहला हम लोगों ने ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ सीखा है। तो ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ कहां अप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए। किसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे, मेटल का। कैसे मेटल्स का, हेवियर मेटल्स का। एकदम ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और लाइटर मेटल्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, विक्टर मेयर मेथड, इसका यूज कहां करेंगे, तो विक्टर मेयर मेथड का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए, या वोलाटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसका क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास। क्लियर। तीसरा मेथड क्या सीखा हमने, सिल्वर सॉल्ट मेथड, जो कि किसके लिए अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर हम रिएजेंट किसको लेते हैं, AgNO3 को, यहां पर हॉफमैन बोतल में डाल करके हीट करते हैं, वेपर को बैरोमीटर से पास कराते हैं, वो ऊपर के एयर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और फिर बैरोमीटर का रीडिंग लेते हैं। यही कहानी है इसकी। यहां पर रिएजेंट आपका AgNO3 होता है, और चौथा PT क्लोराइड मेथड, प्लेटिनिक क्लोराइड मेथड, जहां पर हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर हम रिएजेंट या तो PTCl6 लेते हैं या तो PTCl4- लेते हैं। ठीक, ये पता होना चाहिए, अगर PTCl6 लिए, अगर मोनोबेसिक एसिड लिए हो तो आपको 2 मोल बेस से 1 मोल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और अगर PTCl4 लिए हो तो 1 मोल बेस से 1 मोल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दोनों केसेस में प्लैटिनम एक ही मोल बनता हुआ नजर आएगा। इसीलिए पीटी वाले केस में आपको कॉम्प्लेक्स का ही वेट जनरली आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, क्योंकि मामला वहीं से घूमता है, मामला वहीं से घूमेगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो बेटा जरूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, शेयर करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बढ़ाओ यार, लाइक का तादाद बढ़ेगा तभी हमें पढ़ाने में मजा आएगा। कमेंट करना मजा आया कि नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। मैं हर दिन एक क्वेश्चन पोस्ट भी करता हूँ, यूट्यूब के पोस्ट में जाया करो, एक सवाल देता हूँ, उस सवाल को जरूर लगाओ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, प्लस DPPs भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन शानदार चलता रहे और आप हमारे साथ बने हुए रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए तैयारी को जबरदस्त तरीका से आगे बढ़ाते रहिए, और उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज आपका ये मूल कॉन्सेप्ट का आखिरी दिन था। धन्यवाद।